यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एमसीक्यू की। हम कुछ हमारे साथ कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, और हम एमसीक्यू सोशियोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो तो हमारी बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा इंटरेक्टिव होना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कई बार आपको क्या लगता है कि हमको आता है, लेकिन आता भी है आपको, और वो दैट इज पैसिव, दैट इज नॉट एक्टिव नॉलेज। एक होता है पैसिव नॉलेज, है कहीं पड़ा हुआ है, बट नॉलेज तो ये है कि भाई बूम होना चाहिए ना एनर्जी के लेवल पे। क्रिकेट बहुत आता है लेकिन आप छक्का मार ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज, मैं उसको नहीं मानता हूँ कि आपको आता है। आना एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए, एक क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने, मैं क्वेश्चन यहाँ से देख रहा हूँ, उस पर हम कुछ बात करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अपने किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया? और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। मैं इसमें चाहता हूं कि आपको ऑप्शन भी दे दूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई विद्यार्थी को क्या लगता है कि अरे क्वेश्चन सामने होना चाहिए। क्वेश्चन सामने के लिए भी मैंने ऑप्शन रखे हैं, एक्सक्यूजेज बहुत होते हैं। अब एक चीज बताओ, भारत की राजधानी कहाँ है? क्या इसमें सामने होना जरूरी है? ये सारे एक्सक्यूजेज इसलिए हैं कि आप भागना चाह रहे हैं। आप हमें बताइए कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? नहीं है। अब हमें ऑप्शन चाहिए, क्यों? आता नहीं है, ठीक है। अगर आपको आता होता ना, इसलिए देखो, पढ़ाई का, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई का स्ट्रेटजी कोई भी हो, तुम्हें आना चाहिए, चाहे वो लिखित रूप में बोर्ड पे आ रहा हो जैसे खान सर पढ़ा रहे, या कई लोग बिना लिखे हुए लेक्चर दे रहे, सारे अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। आपको सब पे अभ्यास होना चाहिए। हमेशा आप छोटे बच्चे की तरह नहीं कि बोर्ड पे ही लिखा आना चाहिए। अब बोर्ड पे लिखा आ रहा है तब क्या होता है, तो ये बोर्ड वाला मजा नहीं आ रहा, समझाने वाला आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रिया की, सोशल एक्शन, हाँ, सामाजिक क्रिया की चर्चा मैक्स वेबर ने अपनी किस पुस्तक में की? एक ऑप्शन मैं देता हूं, सॉरी। पहले हमको ये बताओ आप कि सोशल एक्शन की बात समाजशास्त्र में किस किस विद्वान ने की? मैक्स वेबर, और सर वो परेटो ने भी करी है। पेरेटो ने भी करी, और सोरोकिन ने नहीं करी। और बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, समझ रहे हो, ये बेनिफिट है इंटरेक्टिव होने का। टॉलबट पार्सन्स ने, तो सबसे पहले पेरेटो ने बात की। तो पहले हम, ये तो बैकग्राउंड हुआ, पहले हम इसमें कितने क्वेश्चन ऐड हो गए। पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात अपनी किस पुस्तक में की, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार। एसेस इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो सही उत्तर है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। तब तक हम बात कर रहे हैं कि पेरेटो ने जो सोशल एक्शन की बात की, पेरेटो ने कितने प्रकार के सोशल एक्शन की बात की? क्या बोलते हैं पेरेटो सोशल एक्शन के बारे में? चार सोशल एक्शन, चार टाइप के सोशल एक्शन। वो मैक्स वेबर का है। अब देखो कितना क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के, ये क्वेश्चन आता है, मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सोशल एक्शन की बात की। पेरेटो ने कितने प्रकार के सोशल एक्शन की बात की? 5, सॉरी 6, नो, 6 रेजिड्यूज। वो तो कुछ और है, रेसिड्यूज है वो। रेजिड्यूज। पेरेटो ने 2 प्रकार के सोशल एक्शन की बात की, लॉजिकल सोशल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल। कितना आसान है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण की?
आदर्श आइडियल टाइप, ठीक है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा, पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे देता हूं और आंसर बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा आदर्श प्रारूप का मतलब क्या है। देखिए, ये चीजें क्लियर होगी। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण की, एक्चुअली इससे पहले किस विद्वान ने इस पे चर्चा की थी। तो ए है हर्बर्ट स्पेंसर, एक है बी है टॉनीज, सी है डिल्थे और डी है वॉन वीज। सही उत्तर क्या होगा? आदर्श प्रारूप की चर्चा मैक्स वेबर ने किससे मतलब प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है डिल्थे। मैक्स वेबर डिल्थे से प्रभावित है। डिल्थे ने पहले आदर्श प्रारूप की चर्चा की थी शुरुआत में। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो जो पहले कोई और जैसे डायलेक्ट है, डायलेक्टिक मेथड जो कार्ल मार्क्स का है, वो किससे लिए थे? वो हीगल से लिए। अब ये क्वेश्चन आता है तो उसी तरह, लेकिन उसको एलेबरेट किया कार्ल मार्क्स ने थोड़ा सा उसमें। अब यहाँ पे चूंकि हीगल आ ही गया, तो हीगल के डायलेक्ट में और कार्ल मार्क्स के डायलेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो क्वेश्चन कहाँ जा रहा है हमारा, हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं लेकिन उसमें कई, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है मेनली। तो बताइए हीगल का डायलेक्ट क्या था? हीगल कहते थे कि पहले आइडिया हीगल जो है ना, बिल्कुल हीगल जो है विचार को इंपॉर्टेंट मानते हैं डायलेक्ट के लिए, लेकिन कार्ल मार्क्स मानते हैं पदार्थ को, मैटर को। हीगल कहते हैं कि विचार में लड़ाई होती है, एक विचार आता है दूसरे विचार से टकराता है, फिर जाके ठीक है, तो एक सिंथेसिस बनता है। पहला विचार जो होता है थेसिस, एंटीथेसिस एंड, तो उसके बाद एक लेवल पे जाके सिंथेसिस हो जाता है, क्योंकि मतलब मैनेज होता है, हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे मान लो कि दो विचारधारा के लोग हैं, वो बोल रहे कि ये होना चाहिए, एक बोल रहे ये होना चाहिए, एक इस तरह से फिर मैनेज हो जाएगा। मान लो कि कोई बोल रहा है कि, मैं ये एग्जांपल खूब देता हूँ कि घर में खीर बनेगा, कोई बोलता है छोले बनेगा, तो बाद में पता चला यार दोनों बना लो, या मैनेज करके एक बीच वाली चीज है। तो उसी तरह बहुत बहुत जगह लड़ाई होती है कि नाली यहाँ से नहीं गुजरेगा तो वहां से गुजरेगा, नहीं तो कहीं और से ही गुजार दिया। तो मतलब सिंथेसिस ये है, जब आइडिया से टकराता है। एक क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसके द्वारा बनाई गई? इसमें मैं ऑप्शन देता हूं। आइडियल टाइप की अवधारणा किसके द्वारा बनाई गई, किसने बनाया? फिस्कॉफ, मैक्स वेबर, आर.एच. टॉनी, गैब्रियल कोलको। मैक्स वेबर, बहुत साधारण आंसर है। डिल्थे नहीं है ना यहाँ पे, डिल्थे को हटा दिया ना, कैरी किया है। हाँ, पहले तो डिल्थे का नाम यहाँ पर हटा दिया उन्होंने। तो पहले डिल्थे ने दिया है ना। हाँ, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे आदर्श, चूंकि ये स्पेशली थॉट से रिलेटेड है, इसमें हम बात कर रहे हैं। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप की चर्चा की है? कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप की चर्चा की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। हाँ, इसमें मैं कौन सही है, 5 या 4? सही है, 4। मैक्स वेबर ने, ये भी क्वेश्चन आता है जो देखिए। अब चलिए, जब इतना बात हो गया तो थोड़ा आदर्श प्रारूप पे भी हम बात कर लेते हैं। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के आदर्श प्रारूप की चर्चा की है, और थोड़ा हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि आदर्श प्रारूप होता क्या है एक्चुअली। एक स्मॉल ग्रुप होता है कुछ लोगों का, जो जिसमें सब बहुत सारे पावरफुल पीपल या कह लो, या फिर जो इंटेलेक्चुअल पीपल का ग्रुप होता है ना, जिनको हम एज अ प्रेरणा मानते हैं या कुछ। आप बताओ आदर्श प्रारूप क्या है, कुछ क्लियर है? आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने दिया था, क्या है आदर्श प्रारूप? आइडियल टाइप, सोसाइटी में एक मतलब सभी लोग एक्टर हैं, तो उनको कैसा चलना चाहिए, तो उन्होंने आइडियल टाइप बताया कि इसी अकॉर्डिंग। ये सब गलत है आंसर। तुम बताओ, कोशिश करो, सारा स्पेकुलेटिव है। ठीक है, तो
आदर्श प्रारूप को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है समाजशास्त्र में, क्योंकि विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आदर्श प्रारूप जैसा कि नाम से क्लियर है वैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, ऐसा तुम पढ़े भी होगे। कोई आदर्श नहीं है, ये कोई लोगों का समूह नहीं है। आदर्श प्रारूप उनकी एक मेथडोलॉजी है पढ़ाई करने की, स्टडी करने की। इट इज ए कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है। नाम पे मत जाओ ना। सपोज हमने किसी लड़की का नाम रख दिया आइडियल टाइप, तो उसके नाम पे न मत जाओ कि वो आइडियल है। अब किसी का नाम रहता है चांदनी, ठीक है, या किसी का नाम रख दिया बॉलीवुड, इसका नाम, इसका मतलब थोड़ी कि बॉलीवुड में काम कर रही है वो। आइडियल टाइप के नाम पे मत जाओ। आइडियल टाइप इज सिंपली ए नेम, ठीक है, इसको इस नाम से मतलब नहीं है। आइडियल टाइप एक स्टडी मेथड है, उन्होंने अपना एक मेथडोलॉजी का नाम दिया आइडियल टाइप, जिसमें वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उस तुलनात्मक अध्ययन अपने किसी भी विषय को कई हिस्सों में बांट के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आइडियल टाइप में कहाँ कहाँ उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, और लोगों को भी बोलते हैं कि कोई अगर समाज का अध्ययन करना चाहता है तो तुलनात्मक अध्ययन करे। और तुलनात्मक अध्ययन क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है, वर्गीकरण हो गया ना, वो क्लासिफिकेशन हो गया। तो आइडियल टाइप इज ए कॉम्पेरेटिव साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशियोलॉजी। तो उन्होंने सोशल एक्शन में, जब वो सोशल एक्शन का स्टडी कर रहे थे तब आइडियल टाइप 4 प्रकार के सोशल एक्शन प्रकार में बांट के तुलना कर रहे हैं ना। अब वो 4 प्रकार कौन कौन है ये भी एक बात आ जाती है, जैसे ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है, रैशनल सोशल है, करिश्मेटिक है, उसके बाद लॉजिकल सोशल एक्शन है, ठीक है, इस तरह से है। और इमोशनल है सोशल एक्शन, इफेक्टिव, जिसे आप इमोशनल भी कह सकते हैं। तो अलग अलग बांट करके इन्होंने अध्ययन किया और इनकी तुलना की, अलग अलग एक्शन की विशेषता को समझा, दैट इज कॉल्ड आइडियल टाइप। इस मेथड को इन्होंने आइडियल टाइप कह दिया। यही काम उन्होंने ऑथोरिटी में भी किया। ऑथोरिटी का भी अध्ययन किया उन्होंने। ऑथोरिटी को कितने प्रकार में बांटा है बताइए? सत्ता को कितने प्रकार में बांटा? अच्छा है सवाल। सत्ता को उन्होंने 3 प्रकार में बांटा। देखो, ट्रेडिशनली एक्शन को 4 प्रकार में बांटा और सत्ता को, ये सब क्वेश्चन खूब आते हैं और कंफ्यूजन भी होता है इसमें। कौन कौन? आप सही बोल रहे हैं। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और मिलती है, और एक अचीव मतलब एस्क्राइब्ड होती है, सॉरी अचीव्ड अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी को आप बोलेंगे, ये जो खुद से मतलब हम करते हैं। हाँ, नहीं, एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, एक है लीगल, रैशनल लीगल अथॉरिटी इसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो है जो ट्रेडिशन के आधार पर हमको मिलता है, जैसे मान लो कि ब्राह्मण की सत्ता। अब ब्राह्मण की सत्ता है ना समाज में, क्योंकि इट इज लीगलाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट इज ब्राह्मण, है कि नहीं? ब्राह्मण होना भी तो सोसाइटी का सैंक्शन है ना, सोसाइटी ने उसको पावर दिया है। दूसरा है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी या पावर। कैरिस्मेटिक क्या है? करिश्मा होता है कैसे होता है करिश्मा? बाय टैलेंट, हाँ, जिनके साथ सुपीरियर नॉलेज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं। बिल्कुल, विशेष योग्यता होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है। और कभी कभी ये भीड़ में कहीं पे भी, जैसे मान लो कुछ अच्छा लेक्चर दे दिया, कुछ अच्छा बोल के सब लोग इनको मानने लगे, दैट इज कॉल्ड करिश्मा। और सब लोगों का मानना ही ऑथोरिटी है। सोशल ऑथोरिटी जो होता है मानना होता है, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी। जैसे मान लो कि एक तो जो तीसरा प्रकार है रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी है कि पढ़ लिख करके आप जज बन गए। लीगल का मतलब कानूनी तौर पे आपको सत्ता मिली। लेकिन अब एक चीज बताइए कि सपोज मान लीजिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को कोई कानून ने नहीं दिया था, कैरिस्मेटिक लीडर है, सोसाइटी सत्ता दे रही, समझ में? सोसाइटी ने मान लिया। अब बहुत सारे एक्टर को भी आप मानते हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है ना।
बहुत सारे एक्टर कोई बात आपको बोल रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एक प्रकार का। आपको ब्राह्मण या पापा कोई बात बोल रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पापा की सत्ता, मान लो क्वेश्चन आएगा कि पिता की सत्ता किस प्रकार की सत्ता है, तो कौन सी सत्ता है? ट्रेडिशनल। हाँ, लॉजिकल नहीं है अथॉरिटी, लेकिन पिता की बात भी आप मान लो परंपरा से चलती आ रही है, दैट इज परंपरागत सत्ता। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने देखा। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैक्स वेबर पे ही ज्यादा बात हो रही है अभी फिलहाल। मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट आचार व्यवस्था के आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विशेषता आती है? देखिए मैं ऑप्शन दे रहा, मतलब मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट आचार व्यवस्था का आदर्श प्रारूप बनाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के एथिक्स की बात करते हैं और बोलते हैं कि उन धर्मों में ये खास बात थी जिसके कारण वो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, उनका था ये सार। तो उसी में है कि क्या क्या बात की उन्होंने। ए में है समय ही धन है, बी में है धन से धन कमाया जाता है, सी में है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और डी में है उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा, देखिए समय ही धन है ये कहा है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म में। अब मैं ये कहता हूँ सब, मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट को पता है, शायद आपने कोई वीडियो मेरी देखी हो, मैंने पहले भी बोला है, मैं बोलता हूँ सबसे कीमती चीज टाइम है। अगर आपको अभी 1 लाख रुपया कोई दे और टाइम आपसे ले ले ना, टाइम बर्बाद करे, सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन आपका टाइम है, जो आपका वेस्टर है। क्योंकि टाइम वापस नहीं आना, पैसा आ जाएगा, पैसा कल होके बहुत कमा सकते हो, लेकिन टाइम को कमा नहीं सकते हो, ये टाइम के साथ फैक्ट है। तो सबसे कीमती चीज टाइम है। अब देखो आगे बढ़ने वाले की थ्योरी थी, प्रोटेस्टेंट धर्म में ये चीज था कि समय ही धन है। तो जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए ना कि समय बहुत कीमती चीज है, समय को बर्बाद नहीं कर, दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट गेटिंग समटाइम्स such types of circumstances that somebody will come and will get interaction. This is you can say assets for the student. ये एक assets है, ये चलो करके स्टूडेंट। तो अगर समय का आपने सही उपयोग नहीं किया, टीचर है आपने उसका फायदा नहीं उठाया, तो वो टीचर आपको बार बार नहीं मिलना। तो एकदम टॉप प्रायोरिटी रखो। स्टूडेंट को मैं ये बोलता हूँ अक्सर, समय सबसे कीमती है, वो मानते थे समय ही धन है। दूसरा, धन से धन कमाया जाता है, ये भी मानते थे, और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे किसी भी पढ़ाई को लेकर, किसी भी, तो ऐसे लोग दुनिया में सबसे आगे बढ़े। आई ऑनेस्टली आई डिड माई वर्क, कोई आए नहीं आए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जब मैं ये पूछता हूँ अपने आप से कि हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उल्टे सीधे कामों में व्यस्त होना चाहिए। जैसे उल्टे सीधे काम क्या है, 2 तरह के काम होते हैं, नेसेसरी और अननेसेसरी। जैसे मान लो बाइक वगैरह चलाते हैं अगर, या साइकिल है या कार है, तो उसमें जो है एसेसरी होता है कि नहीं, जो नेसेसरी नहीं होता है, और एकदम एसेंशियल होता है। जैसे मान लो कि तुम जो है ना कार में बहुत खूबसूरत खूबसूरत आईने लगा दो, हर जगह कुछ स्टील का बम्पर वगैरह लगाए रहते हैं, ये सारी चीजें। हम लोग टीचर भी 2 तरह के काम करते हैं, स्टूडेंट भी 2 तरह के काम करते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना है, एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम है कि दोस्ती निभाना, वो अनइम्पोर्टेंट में अननेसेसरी वर्क है। हम उस काम को, अननेसेसरी को प्रायोरिटी में रखते हैं, जो हमारे लिए गलत है। हम टीचर क्या करते हैं, पढ़ाने के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वो अननेसेसरी रोल नंबर बनाना, इधर करना उधर करना, पहला काम तो ये है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए यही वजह है कि मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी इससे इस बात से नहीं कि मैंने कितने अच्छे से कॉलेज में फूल लगवाए, क्लासरूम कितना झाड़ू दिया, समझ, पेंटिंग करवाए, ये सब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। तो आपको सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार से ये सारे धर्म के आचार में है, पर वो कहीं दबी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं है हिंदुइज्म में, इस्लाम में नहीं है कि भाई टाइम सबसे कीमती चीज है वहां भी, लेकिन हमने उस चीज पर फोकस नहीं किया। प्रोटेस्टेंट धर्म लोगों ने फोकस किया, और दुनिया में वो हर जगह भी लोग ऑनेस्टी। आज हमारे लोग, मतलब आप ये डेवलपिंग कंट्री में मोस्ट डिसऑनेस्ट लोग हैं,
वो अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति सबसे डिसऑनेस्ट है। आप किसी कॉलेज में जाओ, हम चूंकि एग्जाम्पल वही देते हैं, स्टूडेंट क्या करते होते हैं, स्टूडेंट काम अगर करते, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 5 साल में वो IAS कर जाएंगे, बट उसके लिए फोकस भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो रात में, अच्छे स्टूडेंट भी है बट उनको टाइम लग जाता है। लेकिन 99% स्टूडेंट कॉलेज आते हैं, वो मोमो चाउमीन ये चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है अपने टाइम का पूरा यूज करना, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरेक्टिव स्टडी, और वो भी क्वेश्चन के आधार पे। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन, मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कब प्रकाशित हुआ? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 1901, 1903, 1906, 1905। अब ये जो है ना रिपीट होगा तो याद रह जाएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में हमने 3 पॉइंट भी देखे, समय ही धन है, उनसे धन कमाया जाता है, और एक और था ईमानदारी, ऑनेस्टी। फिर ये 3 चीज अपनी जिंदगी में ले आए। लेकिन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कब पब्लिश हुई? अब तुम ये देखो ना, इस चीज को पढ़े तो तुम हो, गुजरा तो है, पर क्या इसको हम आज एग्जाम हो जाए तो हम कर पाएंगे? 1901, 1903, ऑप्शन में 1906, 1905। इसका सही उत्तर है 1906। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 में प्रकाशित हुई। खैर इसको आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको हमेशा जगाती रहेगी कि किन किन मुद्दों पे आपको। अब चलिए इसी से मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी, अगस्त कॉम्ट की। क्वेश्चन ये भी आता है ये कब छपी, पॉजिटिव फिलॉसफी कब आई, पॉजिटिव पॉलिटी कब प्रकाशित हुई, इसको आप करेंगे या कोई आइडिया है? पॉजिटिव फिलॉसफी 1930 में और पॉजिटिव पॉलिटी 1954 में। 1830 में, 1854 में। अगस्त कौन की पैदाइश होती है? 1798 में। 1857 में मृत्यु होती है। 1857 से 3 साल पहले पॉलिटी, 54 में, ठीक है, 30 में वो पॉजिटिव फिलॉसफी। तो देखो मुझे एक आइडिया है कि ये इतने समय में ऐसे आई। अब एक क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इसमें मैक्स वेबर द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ मतलब इसमें लिखा हुआ है, मैं एक ऑप्शन देता हूँ, इसको आप चुन लेंगे। नहीं लिखी हुई है ये पूछ रहे हैं, यानी वो क्या मैक्स वेबर की नहीं है, किसी और की है। ध्यान दीजिए, essay in sociology, the social system, the theory of social and economic organization, पहले जो गुजरा था आइडियल टाइप टीचर का, the theory of social। अब देखो क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, the theory of social and economic organization, the Protestant ethic and spirit of capitalism, essay in sociology and the social system में तुम्हें चुनना है, क्योंकि ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड में नहीं। सेकंड जो किताब है, जो सोशल सिस्टम, बहुत मशहूर किताब है टॉलबट पार्सन्स की। अब देखिए ये रखते हैं, अगर तुमने टॉलबट पार्सन्स याद किया होता तो आराम से तुम पकड़ लोगे, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि उसने एक मशहूर किताब का नाम दे दिया और दूसरे राइटर का, पकड़ना कितना आसान है। तो देखो क्वेश्चन कैसे वो मिला रहे, जो मशहूर किताब है उसके राइटर का भी नाम याद होना चाहिए आपको, साथ में डेट भी। अब मैं आपको बताता हूँ, आप में से कोई बताए, सोशल प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का तो पता चल गया, कब छपी थी? 1906 में। सोशल सिस्टम यहाँ पे आ गया, सोशल सिस्टम पार्सन की है, वो कब पब्लिश हुई? 1951 में, ठीक है। तो वो भी आ जाता है कई बार मैच, सोशल सिस्टम पे उनका काम है, उनका काम सोशल एक्शन पे भी है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोटेस्टेंट धर्म की नहीं है? प्रोटेस्टेंट धर्म की नहीं। अब देखो जितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, रैशनल चीजें होंगी, दिमाग लगाओ, वो सारी होंगी। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हो।
प्रोटेस्टेंट धर्म, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा दुनिया का सबसे लॉजिकल, रैशनल, साइंटिफिक, बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो उसमें अच्छी बात होगी ना। अब देखो इसमें क्या है, पहला, कर्म ही सबसे बड़ा गुण है। दूसरा, ऋण पर ब्याज लेने की स्वीकृति, ऋण को उन्होंने पॉजिटिव माना था, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम में ऋण जो है ना अच्छा नहीं माना जाता है। लोन 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 लोन, अच्छा। लोन में भी ब्याज वाला लोन का मतलब अगर आप किसी से 500 रुपया लेते हैं, लेकिन वो बंदा आपसे ब्याज लेता है, तो ब्याज लेता है तो एक प्रकार का पाप करता है, मतलब आप पे एक बोझ लाता है बेमतलब का ना। जैसे होना तो ये चाहिए कि सोसाइटी में कोई आदमी आपकी मदद करे। अब जैसे किसी आदमी की शादी है, मतलब उसकी बेटी की, तो 5 लाख रुपया किसी से कर्जा ले रहा है, क्योंकि उसको सधाना है, वापस देना 6 लाख रुपया ब्याज सहित, ये तो पाप है ना। तो ये इस्लाम धर्म इसको अलाउ नहीं करता है, और इवन हिंदू धर्म भी अलाउ नहीं करता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म कहता है अच्छा। ठीक है। यहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म की ये बात को, बट ज्यादातर अच्छी बात है। सी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, ऑनेस्टी तो है ही। डी, भाग्यवादिता, किस्मत। नहीं, ये नहीं लास्ट है, ऑप्शन है। किस्मत को आज के जमाने में कोई अच्छा आदमी नहीं मानता। किस्मत को इस सेंस में कि आप मेहनत न करें और किस्मत ही सब कुछ है, तो भाग्यवादिता ही यहाँ पे आंसर होगा। और एक बहुत बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, सामाजिक क्रिया किस काल से संबंधित होती है? सामाजिक, कोई आइडिया है आपको? किस काल? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। ये क्वेश्चन जो है ना मैक्स वेबर से रिलेटेड है। सोशल एक्शन किस काल से, किस काल का मतलब टाइम, समय, जो पीरियड होता है। सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं? पहले इस सवाल को हम ले लेते हैं पूरा, इसका जवाब, फिर आपको इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन के साथ विश्लेषण करने में ना तुम्हारा थॉट एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन का आंसर है ए भविष्य, बी वर्तमान, और सी में है अतीत, और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा। अब यहाँ पे सवाल है कि सामाजिक क्रिया क्या है मैक्स वेबर के अनुसार, वो क्वेश्चन है, ठीक है, अंदर से। तो अंदर है ये सवाल, तो व्हाट इज सोशल एक्शन? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है? तो सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर कहते हैं कि एक ऐसी क्रिया होती है जिसका वर्तमान, भूत और भविष्य से संबंध होता है। ठीक है, मैक्स वेबर बोलते हैं कि एक ऐसी क्रिया जिससे वर्तमान, भविष्य और भूत से संबंध होता है। फिर क्रिया वो होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं, प्रभाव करके। मैक्स वेबर 4 कैरेक्टर बताते हैं, उसमें एक कैरेक्टर क्या है? वर्तमान, भविष्य और भूत से संबंधित होते हैं। एक कैरेक्टर परिस्थितियां होती है, सोशल सिचुएशन में। एक कैरेक्टर बताते हैं प्रभावित होना। ठीक है, 4 कैरेक्टर है मैक्स वेबर के। तो अब इसको समझ लीजिए, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्रिया मतलब किसी न किसी काल में हो, मैक्स वेबर कहते हैं, या तो वर्तमान में हो, और हर एक क्रिया दूसरे काल से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि सपोज अगर आप एमए कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट एमए है, तो ये एमए आपके बीए से जुड़ा हुआ है, आपका पास्ट बीए है, तभी आप एमए कर रहे हैं ना। वरना कई लोग एमए करने के बाद भी मैट्रिक करते हैं। ऐसा ये कॉमेडी है कि उन्होंने एमए किया तो मैट्रिक भी किया ही होगा। ठीक है, तो आपने एमए किया, इसका मतलब मैट्रिक, इंटर, बीए किया हुआ, आपका पास है। और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप भविष्य में नेट क्वालिफाई करेंगे। आपका आज का एक्शन आने वाले एक्शन को प्रभावित करता है, लोगों को भी प्रभावित करता है। आप जिस जगह पे जा रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग सुनेंगे, कहेंगे अरे नेट की तैयारी कर रही है फलां लड़की, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सोशल एक्शन से प्रभावित होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल से भी प्रभावित होती है एक्शन। आपने किसी से सुन के ही ये काम किया होगा, ठीक है, सुने होंगे ना कहीं, सीधे इस बार थोड़ी कान में घुसाया कि नेट करो, किसी टीचर से सुने, कहीं सुने, कुछ भी। तो इस तरह का ये बहुत बेहतरीन है। तो क्लियर हो गया? तो सर अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा के आ सकता है आपको, सोशल एक्शन क्या है मैक्स वेबर के अनुसार, कैसे? अब उसमें 5 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 एक साथ में। ये चीज है,
एक क्वेश्चन है, ये बहुत लंबा है। किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार, मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ ना, जो जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, सब्जेक्टिव मीनिंग इसको बोलते हैं, उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो, उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? हाँ बैठिए आप लोग सारे, आ जाइए। तो अब ये है कि ये परिभाषा किस विद्वान की दी गई, इसमें जो इंपॉर्टेंट फोकस है, यू जस्ट सी दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ये भी दिखाता हूं। किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ यानी सब्जेक्टिव मीनिंग के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा समावेश हो। उन सबको भी बुला लो, सबको जो बच्चे हैं। तो मैक्स वेबर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सबसे पहले सवाल को समझाओ, ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? इसका सही उत्तर होगा मैक्स वेबर, मतलब, लेकिन इसका उत्तर मैक्स वेबर क्यों होगा, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन में सब फंसेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, आप लोग क्वेश्चन में फंसते क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका थॉट क्लियर नहीं है एकदम। देखो, क्लियर भी मैंने कहा अभी कुछ देर पहले, क्लियर की कोई सीमा नहीं है। हमेशा आप अनलिमिटेड मतलब क्लियरेंस की तरफ जाते हो। भाई रॉकेट है, जाता है तारा मंगल पे, कहीं मतलब मार्स पे जाता है, कहीं भी जाता है, तो स्काई की लिमिट तो नहीं है ना। उसी तरह किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आप लोग जो पढ़ते हैं तो एक सीमा के बाद इसमें क्या है आप बताने की कोशिश करेंगे या मैं बताऊं? आप बताओ। हम बताते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार क्या है, मैक्स वेबर एक ऐसे विद्वान है जो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अंदाज में सोसाइटी को, सोशल एक्शन को समझाने की कोशिश किया। अलग अंदाज क्या है, आमतौर पे साइंटिफिक नजरिया जो होता है जी, पेन तो मिलेगा ही। आमतौर पे साइंटिफिक अप्रोच जो होता है उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पढ़े होंगे सोशल रिसर्च में, हाउ टू गेट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस और इन साइंस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये पेन का जो ये कलर है, ये पेन का ये कलर कौन सा है? ब्लैक है। और ये ब्लैक कलर किस किस के लिए? सबके लिए ब्लैक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, वेरी क्लियर, इट इज वेरी साइंटिफिक, यूनिवर्सल। अमेरिकन के लिए भी ब्लैक है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ब्लैक है। इसी बेस पे आधारित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत क्लियर है भाई, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, संतोष कुमार, रवीश कुमार। कौन है? तुम्हारे लिए भी नरेंद्र मोदी, इनके लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। क्लियर है, इट इज ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन जब सोशल ऑब्जेक्टिविटी रेदर देन सब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी हुई, एकदम क्लियर है कि इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर ब्लैक ही होगा, ठीक है। साइंस में इस बात का पता लगाना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मैक्स वेबर बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ जाते हैं और साइंस को एक अलग मकाम तक लेके जाते हैं। बोलते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग पर जोर दीजिए। ऑब्जेक्टिविटी तो ऊपर से दिखता है लेकिन अंदर में कुछ और होता है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि बच्चे एडमिशन तो लेते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो पढ़ने नहीं आते। ये कौन बोलता है? मैक्स वेबर। ठीक है, तो बना, ठीक है। तो क्योंकि उनके मन में कुछ और होता है। मैक्स वेबर ने सब्जेक्टिविटी के, मान लो उन्होंने कहा
कि व्यक्ति जो एक्शन करता है वो व्यक्ति ही बताएगा कि उस एक्शन के पीछे जो मीनिंग है सही मानों में कौन जानता है। सही मानों में उस एक्शन को कौन जानेगा। अब इमेजिन कीजिए कि हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या चीजें पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कौन जानेगा, यही जानेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन कई लोग इसका कई मीनिंग निकाल सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, अपना समझ रहे, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन रियल सब्जेक्टिव, रियल मीनिंग तो करता ही बताएगा कि वो अब तुम कॉलेज किस काम के लिए आई हो। ये बात तो ऊपर से देख के तो कोई कुछ भी, कोई बोलेगा फैशन करती है, कोई बोलेगा ऐसे ही कभी कॉलेज नहीं आती, कोई बोलेगा आती है जब मूड मिलता है, कोई बोलेगा क्या पढ़ती है। मानने वाले तो कुछ ज्यादा ही, अरे पता नहीं क्या कर रही है। तो हजार तरह की बातें आपकी होंगी, लेकिन सही मानों में कौन बताएगा वो कॉलेज क्यों आ रही, कौन बताएगा, वही बताएगी ना। दैट इज सब्जेक्ट। और रियल तो वही है ना, विज्ञान का लक्ष्य क्या है, सच्चाई जानना ना। तो सच्चाई तो वही बंदा बताएगा कि सही मानों में वो कॉलेज क्यों दिया। तो मैक्स ओवर सब्जेक्टिव मीनिंग थे एक्शन, इसीलिए मैक्स ओवर का वहां पे। और ये क्वेश्चन खूब आता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।